नमस्कार साथियों। एसएससी एमटीएस का एग्जाम लगातार चल रहा है। एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। कवयित्री सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत कोकिला। कवित्री सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप प्रसिद्ध कवि, नाटककार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है जो अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कवित्री सरोजिनी नायडू। और संयुक्त प्रांत में समझते हैं ना, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी को ही पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी आपने काम किया था, पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नारियल में कौन सा वसा अम्ल पाया जाता है? तो नारियल में लोरिक एसिड पाया जाता है। लोरिक एसिड की अगर बात करें तो लोरिक एसिड में रोगाणुरोधी, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है कि टी20 मैचों में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये देखिए 2021 पर आधारित प्रश्न मैंने पूछा है। ठीक है, 2021 की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव थे उस समय। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कब? ये उपलब्धि उन्होंने 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टी20 विश्व कप दौरान हासिल की थी। 2024 चल रहा है। 2024 की अगर बात करें तो 2024 में यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 1000 रन पूरे किए। इस तरह वह साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ना, ये जो करंट ईयर होता है उसमें ये काउंट किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार पुस्तक किसकी रचना है? ऋतु संहार पुस्तक जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, महाकवि कालिदास की ये प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। इसके 6 भागों में ग्रीष्म से आरंभ कर बसंत तक 6 ऋतुओं का सुंदर प्राकृतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की अगर बात करें तो आप सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है, और गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी या पाकिस्तान पड़ता है, वहां पर हुआ था। ठीक है, और कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक का महीना चल रहा है, पूर्णिमा आएगी तो गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस दिन को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो इसको वल्कनीकरण बोला जाता है। ठीक है, वल्कनीकरण करने के लिए सल्फर नाम की अधातु का इस्तेमाल किया जाता है। रबर का वल्कनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सल्फर की उपस्थिति में गर्म करके रबर की प्रत्यास्थता और रबर की सामर्थ्य में सुधार करती है। अगला प्रश्न है कि छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अभी एक प्रश्न पिछले दिनों आपके एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, छठ पर्व मूलतः बिहार का महापर्व है। वैसे ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा अवसर है जहां पर उगते और अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। यह त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा, जिनको हम छठी मैया कहते हैं, को समर्पित है। छठ पूजा में 4 दिन होते हैं। पहले दिन पहला दिन जो होता है उस दिन भक्त पवित्र जल से स्नान करते हैं और उपवास करते हैं। दूसरा दिन जो होता है उसमें प्रसाद तैयार करते हैं और सूर्य और छठी मैया की स्तुति में गीत गाते हैं। तीसरा दिन जो होता है श्रद्धालु पानी में खड़े होकर के डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और चौथा दिन जो होता है, ये अंतिम दिन होता है, इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। ठीक है, ये जो 4 दिन हैं, चारों दिनों का अलग अलग नाम है।
मेरे जो भाई बिहार के वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि चारों दिनों का एक अलग अलग नाम होता है, खरनी है या ऐसे कुछ नाम होता है, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है। कृपा करके आप जो है कमेंट में जरूर से बताइएगा कि चारों दिनों का चारों नाम क्या हैं। वो 4 दिन जो होते हैं छठ पूजा में, उन 4 दिन के अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम क्या हैं प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे और भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है वो है सतलुज नदी। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध का संबंध गोविंद सागर जलाशय से है, मतलब इस बांध की वजह से ही गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईएनएसओ का पूरा नाम क्या है? ईएनएसओ का मतलब होता है एल नीनो दक्षिणी दोलन, मतलब अल नीनो साउथर्न ऑस्लेशन। यह एक चक्रीय जलवायु पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होता है। यह पैटर्न 3 अवस्थाओं में से एक में हो सकता है। ये 3 अवस्थाएं हैं एल नीनो, लालीना और तटस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केरल के नववर्ष को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी अभी आया था। ठीक है, विशु कहाँ का त्योहार, इस तरह करके क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक है, तो विशु जो है केरल का नववर्ष है। ठीक है, मलयालम कैलेंडर के मुताबिक मेदम महीने के पहले दिन इसे मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर अप्रैल के मध्य में आता है। विशु को मलयाली नववर्ष के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि बंबू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बंबू नृत्य मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है और चेराव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरंदर संधि कब हुई थी? पुरंदर संधि संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था एमटीएस में। ठीक है, तो 11 जून 1665 में जयसिंह प्रथम और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर संधि हुई थी। वैसे पुरंदर संधि 2 बार हुई है, दोनों बार आपको जानना चाहिए। ठीक है, पहली बार जो हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन अभी आया था। ठीक है, पहली संधि जो हुई थी 1665 में हुई थी और दूसरी संधि 1776 में हुई थी। दोनों के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए 1665 में जो संधि हुई थी वो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि में शिवाजी को अपने 23 किलो मुगलों को सौंपने पड़े थे। शिवाजी ने 1 लाख हूणों की आय के क्षेत्र के साथ 12 किले अपने पास रखे थे। और दूसरी जो पुरंदर संधि हुई थी वो 1776 में हुई थी। 1776 में मराठा लोगों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि कलकत्ता में मराठा लोगों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सरकार के बीच टकराव के बाद हुई थी। इस संधि में रघुनाथ राव को पेंशन दी गई और उनका मामला छोड़ दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहल स्कीम जिसके अंतर्गत एलपीजी उपभोक्ता को सब्सिडी प्रदान की जाती है किस मंत्रालय के अधीन आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पहल योजना मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटीएल जिसको बोला जाता है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है। इस लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7.21 मीटर मतलब 23 फीट 8 इंच है और व्यास की अगर बात की जाए तो 41 सेंटीमीटर मतलब 16 इंच इसका व्यास है। जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 300, चंद्रगुप्त शासनकाल कब था? 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको करवाया था। अब यह भारत के दिल्ली में महरौली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई। ठीक है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इनसे क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। अगला प्रश्न है कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा कर लगता है? तो देश में उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद कर लगता है। उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है?
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के हिसाब से नापा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या किसी क्षेत्र में लोगों के घनत्व को बताता है, और इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में लिखा जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो है डीपी इक्वल टू एन बाई ए, जहाँ डीपी क्या है, जनसंख्या घनत्व है, एन लोगों की कुल संख्या है, और ये जो है वह क्षेत्रफल है जिसे जनसंख्या कवर करती है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री कर्तव्यों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक संचार के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। प्रधानमंत्री को संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। प्रधानमंत्री को संघ के मामलों के प्रशासन जुड़ी जानकारी और कानून के प्रस्ताव राष्ट्रपति को देने होते हैं। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 इसका राइट आंसर है। 30 दिसंबर 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा सागर है? तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, या उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में किया। ठीक है, यह एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। अगला प्रश्न है कि सूखा बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो सूखा बर्फ या ड्राई आइस CO2 को कहते हैं। ठीक है, यह कार्बन का ठोस रूप होता है और यह सामान्य बर्फ से कई गुना ज्यादा ठंडी होती है। इसका तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ड्रिबलिंग कौशल का संबंध किस खेल से है? तो ड्रिबलिंग कौशल का संबंध बास्केटबॉल, फुटबॉल दोनों खेलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आई टू हैड अ लव स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये रविंद्र सिंह की आत्मकथा है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आई टू हैड अ लव स्टोरी रविंद्र सिंह लिखित एक अंग्रेजी आत्मकथात्मक उपन्यास है। यह लेखक का पहला उपन्यास था। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है कि हाइड्रोजन का संबंध आवर्त सारणी के किस समूह से है? इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ए। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के समूह एक में रखा गया है। हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के समान होता है। हाइड्रोजन समूह एक के तत्वों की तरह एक इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बना सकता है। हाइड्रोजन को समूह 17 में भी रखा जा सकता है क्योंकि यह हैलोजन समूह 17 के तत्वों से भी समानता रखता है। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिए H- आयन बनाना भी संभव होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।